हेलो स्टूडेंट्स। आज की अपने टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम जो है हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि गैस की द्रव में विलेयता, उसका थर्ड पॉइंट है दाब का प्रभाव। यानी गैस को जब द्रव के अंदर मिलाया जाता है तो उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी दाब बढ़ेगा या घटेगा। यानी जैसे जैसे विलेन को उसके अंदर मिलाया जाता है, गैस को द्रव में मिलाया जाता है, और ऐसी कंडीशन में मैं वहाँ पर दाब बढ़ा दूँ तो क्या होगा। जैसे मैंने ये एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और इसके अंदर कोई विलेन भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ गैस है और यहाँ पर एक पिस्टल लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए, दाब जब न्यूनतम था तो गैस और द्रव के अणु एक दूसरे से अलग अलग उपस्थित थे, है ना। ये गैस के अणु हैं और ये है द्रव के अणु, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसका दाब बढ़ा दिया, दाब बढ़ाने का मतलब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया, तो जो गैस के अणु होंगे वो क्या होंगे, इस द्रव के अंदर मिलना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि जो गैस के अणु पहले मुक्त थे, दाब बढ़ाने पर वो गैस के अणु अब द्रव के अंदर मिल जाते हैं या घुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ी, और किस कारण से बढ़ी, दाब बढ़ाने पर। दाब बढ़ाने पर क्या हुआ कि जो गैस के अणु थे वो इस द्रव के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है। तो बेसिकली एक चीज़ हमें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने से क्या होता है कि गैस के जो अणु होते हैं या कण होते हैं वो द्रव में मिलना अधिक प्रारंभ कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, ठीक है। तो हेनरी ने भी यही बताया। हेनरी ने कहा कि अगर हम स्थिर ताप रखें, यानी ताप को हमें कांस्टेंट रखना है, स्थिर ताप अगर हम रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि गैस की द्रव में जो विलेयता होती है और उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी। कहने का मतलब क्या हुआ, पहले तो एक लाइन याद रख लीजिएगा कि दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, ठीक है। अब हेनरी ने क्या विलेयता का नियम दिया, तो हेनरी का एक ही नियम था, वो हमें याद रखना है। तो हेनरी नियम के अनुसार अब देखिए, याद रखिएगा कि तापमान स्थिर होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होती है, यानी जब हमने तापमान को स्थिर रख दिया है तो ऐसी कंडीशन में जो गैस की द्रव में विलेयता होगी, ठीक है, गैस की द्रव में विलेयता जो होगी वो क्या करेगी, गैस पर लगने वाले दाब, यानी गैस पर कितना दबाव लग रहा है, ठीक है। यानी देखिए, गैस पर इस के द्वारा हमारे गैस पर दबाव लगता है। अब जितना ज़्यादा दबाव लगेगा उतनी ही ज़्यादा गैस के अणु इस द्रव के अंदर विलय होना प्रारंभ कर देंगे। दबाव कम होगा तो गैस के अणु द्रव में कम मिलेंगे, अगर दबाव ज़्यादा होगा तो गैस के अणु द्रव में अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो हेनरी ने यही कहा कि जब भी तापमान को हम स्थिर रखते हैं तो उस स्थिर ताप पर गैस की द्रव में विलेयता, यानी कोई गैस है वो द्रव में विलय होगी, तो वो विलेयता जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होगी, ठीक है। यानी दाब बढ़ाने पर विलेयता भी बढ़ती है, ठीक है। तो विलेयता को हम एस से दर्शाते हैं, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एस समानुपाती पी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हो गई, किसके समानुपाती होगी, पी के। अब देखिए, अगर हम समानुपाती का निशान हटाएं तो एक स्थिरांक आ जाता है के,
ठीक है, और P वैसा का वैसा रहता है। या K क्या है, तो हम कहते हैं कि K एक हेनरी स्थिरांक है, क्योंकि ये हेनरी ने नियम दिया था। तो जो स्थिरांक आया वो कौन सा आया, हमारे हेनरी स्थिरांक। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि हेनरी ने क्या कहा था। अब नेक्स्ट बात देखिए, अगर एक गैस इसके अंदर है, द्रव में मिल रही है, तब तो ये बात लागू हो जाती है। अब मैं कहता हूँ बहुत सारी गैसें हैं, अब उसको अगर द्रव में मिलाना हो तो, अब देखिए याद रखिएगा कि अलग अलग गैसें जो होती है तो उसका दबाव भी तो द्रव पे अलग अलग होता है। सारी गैसों का दबाव एक समान नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हेनरी ने एक अलग नियम दिया था कि जब गैसें एक से अधिक हो, यानी मैं कहता हूं कि दो गैसों का मिश्रण था। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वायुमंडल के अंदर एक साथ बहुत सारी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, तो कौन सी गैस ने कितना दबाव डाला कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर आंशिक दाब काम में लेते हैं। आंशिक दाब का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि गैस जो है, क्योंकि सभी गैसों का मिश्रण है, तो एक गैस का कितना दाब रहेगा, तो वो दाब क्या कहला रहा है, अपने आंशिक दाब। ठीक है, और विलयन में गैस की कितनी भाग मिले हैं वो पता करना हो तो हम मोल का यूज़ करते हैं, मोल अंश का, कि उस गैस का इतना भाग उस विलयन के अंदर मिला हुआ है, तो हम कहते हैं मोल अंश। ठीक है, तो हेनरी के नियम में क्या कहा गया है, एक और नियम है, हम ये देख लेते हैं कि हेनरी के नियम को विलयन में गैस के मोल अंश के रूप में भी व्यक्त करते हैं, मोल अंश के रूप में भी व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत सारी गैसें हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता, तो अतः हेनरी के नियम से क्या होगा कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब को हम P से दर्शा देते हैं। उस विलयन में गैस के मूल अंश और मूल अंश को हम किससे दर्शाते हैं, x के समानुपाती होता है, होता है। ठीक है, इसे ही हेनरी का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कोई गैस जब वाष्प अवस्था में है तो उस गैस पर के द्वारा जो आंशिक दाब लगेगा वो दाब किसके समानुपाती होगा, उस विलयन में जो गैस के मूल अंश है, यानी जो विलयन है जिसके अंदर वो गैस मिक्स हो रही है, तो उस विलयन के अंदर उस गैस के कितने मूल अंश है यानी कितना भाग है उसके समानुपाती होगा। कहने का मतलब लगने वाला दाब और उस विलयन के अंदर जो गैस के अणु मिले हुए हैं उसकी मात्रा दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो देखो आंशिक दाब P हो गया, समानुपाती किसके हो रहा है, गैस के मूल अंश के, तो x गैस का है, x किस लिए दर्शाते हैं हम, मूल अंश के लिए, और गैस का है तो नीचे हम गैस लिख देते हैं। ठीक है, पहली बात ये हो गई, ये सूत्र। अब इसको और आगे डिफाइन करना हो तो इस समानुपाती का निशान हटाने पर एक चिन्ह आ जाता है K, अभी बात की थी, इसके साथ में H लिख सकते हैं। ठीक है, और X गैस लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी समझ में आ जाएगा या फिर गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, KH वैसे तो K हेनरी स्थिरांक होता है, H इसीलिए लिख रहे हैं कि हेनरी
जो वर्ड है एच इसको दर्शाता है। तो एच का मतलब हो गया हेनरी, के का मतलब स्थिरांक, तो हेनरी स्थिरांक यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे हेनरी स्थिरांक। समझ में आ गया आप लोग को बात। अब इस सूत्र को और दो तरीके से और बनाया जा सकता है। तो देखिए, अगर हमें P पूछा था यानी आंशिक दाब पूछा तो हमने कह दिया KH x, ठीक है। लेकिन अगर हमें x पूछ लिया, ठीक है ना, मूल अंश पूछ लिया गैस का, तो हम क्या सूत्र लिखेंगे? तो हमारा सूत्र जो जाएगा, देखो x बाहर आ जाएगा, तो क्या सूत्र बनेगा? P/KH। ठीक है। अगर हेनरी स्थिरांक पूछ ले, बाई चांस पूछ लिया गया हेनरी स्थिरांक, तो अपन क्या करेंगे? KH को बाहर लेके आएंगे और x अंदर आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे P/x। तो इस तरह से इसके 3 सूत्र बन जाते हैं। ठीक। अब देखिए, ये हमने सूत्र भी बना लिए। अब अगर हम आंशिक दाब और मूल भिन्न के बीच में ग्राफ खींचे, यदि एक चीज और बता देता हूं इसी के साथ में, देखिए ये तो एक गैस के लिए हो गया कि एक गैस द्रव में कितनी मिल रही है, तो उसके लिए अपन ने निकाल लिया। अब अगर एक से अधिक गैसें जब विलयन में मिली होती हैं, तो एक लाइन लिख देते हैं, यदि एक से अधिक गैस विलयन में मिल रही है तो आंशिक दाब अलग अलग होगा। हमने पहले ही बात की थी, आंशिक दाब अलग अलग होता है। मैंने कहा गैस दो तरह की गैसें हैं, ठीक है, दो अलग अलग गैसें, तो उनका आंशिक दाब क्या होगा? तो उसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा? अगर पहली गैस है, पहली गैस के लिए P1 KHX1, ठीक है। यदि एक लाइन लिखें, यदि दो गैसें विलयन में है तो ठीक है। तो पहली गैस के लिए, प्रथम गैस के लिए ये हो गया, और दूसरी जो गैस है उसके लिए क्या हो जाएगा? P2 = KHX2। अब जितनी भी ज़्यादा गैसें होगी उस हिसाब से हम सूत्र बनते रहेगा, P3 P4 P5, है ना। पहला जो सूत्र था ना उसी के अकॉर्डिंग हमने बनाया, P1 = KHX1 और दूसरी गैस के लिए P2 = KHX2। ठीक है, तो इस तरह से हम सूत्र इसका बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वही बात जो अभी मैं बताना चाह रहा था कि यदि गैस का आंशिक दाब को हम किससे दर्शा रहे हैं? आंशिक दाब को हम दर्शा रहे हैं P से, ठीक है। वह मूल भिन्न को किससे दर्शाते हैं? X से। मूल भिन्न को हम किससे दर्शाते हैं? X से, ठीक है। तो मैं कोष्टक में लिख देता हूँ X। अब देखिए, मूल भिन्न X हो गई, तो इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ बनाया जाए कि मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है, एक सीधी रेखा में प्राप्त होता है। यानी देखिए, मैंने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ, या मैंने लिख दिया मूल भिन्न या मूल अंश, जो भी लिख सकते हैं, X, और इधर मैं क्या लिख दूंगा? आंशिक दाब। और आंशिक दाब को किससे दर्शाते हैं? P से, ठीक है। तो ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कहने का मतलब दाब बढ़ने पर मूल भिन्न भी बढ़ता है, तो कुछ इस तरह से बढ़ता रहेगा। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आंशिक दाब बढ़ा तो वैसे वैसे विलयन के अंदर जो गैस की मात्रा थी वो भी बढ़ने लगी। मोल भिन्न का मतलब विलयन के अंदर उपस्थित गैस की मात्रा वो भी लगातार बढ़ती है, तो ये एक दूसरे के समानुपाती माना जाता है। तो इस तरह से एक गैस का आंशिक दाब और मोल भिन्न के बीच में हमें एक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है,
सिंपल सा है। अब बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाएं कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, वो हमें पता होनी चाहिए। तो हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं, वो लिख देते हैं। तो हेनरी नियम की सीमाएं, ठीक है। अब पहली सीमा क्या है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जब हम दाब डाल रहे हो किसी गैस पर और वो विलियन में मिल रहा है उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हो, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब तापमान ज़्यादा होगा तो दाब हम डालेंगे तो टेम्परेचर के कारण वे भी तो बंद टूटते हैं, और जब बंद टूटेंगे तो वो गैस जो है वो उस द्रव के अंदर मिल ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम ना हो, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए कि इसके कारण ये क्रिया हो ही नहीं पाए, क्योंकि जब तापमान बहुत कम होगा तो ये गैस के अणु इसके अंदर मिल भी नहीं पाएंगे। दूसरा, दाब अधिक ना हो, दाब अधिक ना हो, और दाब इतना भी ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। ये हेनरी नियम की सीमाएं हैं, क्योंकि जब दाब अत्यधिक बढ़ जाता है तो उसके कारण मिलने वाले गैस के अणुओं की संख्या में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। थर्ड बात, गैस विलायक के साथ क्रिया ना करे, ठीक है। यानी जो गैस है वो, कहने का मतलब कि जो भी गैस है वो विलायक के साथ क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे ही हमने गैस पे दबाव लगाया और वो गैस जैसे ही विलायक के संपर्क में आई वो उसके साथ क्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना दिया, तो ऐसी कंडीशन में हेनरी का नियम फेल हो जाता है, ठीक है। तो गैस विलायक के साथ क्रिया करने के साथ क्रिया ना करता हो, यानी गैस जो है वो विलायक के साथ कोई क्रिया ना करता हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ ना, जैसे NH3 और HCl जो गैसें हैं उन पर ये हेनरी का नियम लागू नहीं होता है। गैसों पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, का नियम लागू नहीं होता है। अगर पूछा जाए क्यों, तो हम क्या कहेंगे, लागू नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि NH3 जो होता है वो पानी के साथ क्रिया कर लेता है, क्योंकि NH3 जल के साथ क्रिया करके NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी अगर हमने अमोनिया ली और उसको जल के अंदर डाल दिया, ये गैस है और ये द्रव है, अब इससे दबाव लगाया और ये इसके अंदर जल के अंदर घुलना प्रारंभ हो गई, तो जैसे ही इसके अंदर घुलेगी तो क्या बन जाएगा, हमारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एक तो नया पदार्थ बन गया। तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं हो पाया, क्योंकि हमें सिर्फ दाब लगाकर क्या करना है, गैस को द्रव में मिलाना है, ना कि इसके द्वारा कोई नया पदार्थ बनाना है। तो यहाँ पर हेनरी का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से HCl की अगर बात करें तो HCl भी क्या करता है, वही करता है कि HCl जल के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा। तो देखिए HCl है, जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगा तो HCl, देखिए मैं बताता हूँ, ये HCl गैस के रूप में है और यहाँ पर जल के साथ वो क्रिया कर रहा है, ठीक है। तो जल के साथ वो क्रिया कर रहा है तो वो क्या करेगा, एक नए तरह का पदार्थ का निर्माण कर देगा, ठीक है। निर्माण क्या करेगा, ये क्या करेगा, जल के अंदर जैसे ही मिलाया जाएगा तो ये आयनित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनित। यानी आयनित होने का मतलब क्या होता है कि ये आयनों में बट जाएगा, समझ में आया। तो क्या हो जाता है, ये आयनित हो जाता है। तो कहने का मतलब HCl जल के साथ क्रिया करके आयनित हो जाता है, आयनित हो जाता है, हो जाता है। आयनित होने का मतलब वो आयनों में बट जाएगा, ठीक है। जैसे जल में मिलाएंगे तो H+ आयन, Cl- आयन, इस तरह के आयनों में वो विभाजित हो जाता है,
ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया HCl और NH3 को क्यों जल में नहीं मिलाया जाता है और क्या कारण है कि NH3 और HCl गैसें जो होती है वो हेनरी के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक है, अब यूज़ कहाँ होता है हेनरी के नियम का? तो हेनरी के नियम का उपयोग, हेनरी नियम का उपयोग, हेनरी नियम का उपयोग ये आप लोग के चैप्टर में नहीं है, लेकिन ये क्या होता है कि जो नीट एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये टॉपिक होते हैं, तो आप लोग के ऐसे छोटे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला उपयोग जो होता है वो सोडा वाटर में, सोडा वाटर में, सोडा वाटर का मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है या फिर मार्केट में जाते हो तो वहाँ पर वो एक सोडा वाटर बना कर देता है, एक बोतल में पानी भर लेता है, फिर उसको एक सिलेंडर में डाल के उसके अंदर गैस भरता है CO2, और जो भी फ्लेवर हमें चाहिए वो उसके अंदर मिक्स करके हमें फिर पिलाता है, तो सोडा वाटर का स्वाद आता है। तो सोडा वाटर में क्या होता है कि सोडा वाटर में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को उच्च दाब पर बंद करते हैं, उच्च दाब पर बंद करते हैं। मार्केट से जो बोतलें लाते हो आप लोग देखते हो ना कि वो बोतल जैसे ही अचानक से खोलते हैं तो उसमें से वो झाग बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि CO2 जो गैस मिलाई होती है उसे हाई प्रेशर पर बंद किया होता है, लेकिन जैसे ही अचानक से खोलते हैं तो प्रेशर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण वो झाग बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक हेनरी का नियम के कारण होता है। इसके अलावा जो ऊंचे स्थानों पर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत कम होती है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब, ऊंचे स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब बहुत कम होता है। अतः जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वतारोही अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है, जिससे उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है एनॉक्सिया। ये जो लक्षण होते हैं इसे क्या कहा जाता है? एनॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी तो हेनरी का नियम लगा कि जैसे ही ऊंचाई पर गए वहाँ पर दबाव कम हो गया, और जैसे ही दबाव कम हो गया तो वहाँ पर वो जो पर्वतारोही थे उन्हें ऑक्सीजन मिलना कम हो गया, और जब ऑक्सीजन मिलना कम हो गया तो उनके सोचने और समझने की क्षमता कम हो गई। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एनॉक्सिया। ठीक है, तो दाब देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई, देखो हमने क्या कहा कि दाब बढ़ाने पर हमारे क्या होता है, विलेयता बढ़ती। तो ऊंचाई पर जाने पर दाब घटा, तो दाब घटा तो विलेयता भी घटी। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर गए तो ऑक्सीजन की विलेयता घटी, ऑक्सीजन का दाब घटा, और ऑक्सीजन का अगर दाब घटा तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के मिलने की विलेयता भी घट गई, और इस कारण से हमें एनॉक्सिया हो गया। ठीक है, इसी कारण तो वो सिलेंडर ले जाते हैं कि वो प्रेशर बना रहे। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। तो इस तरह से हमारे हेनरी का नियम भी हो गया, और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम क्या होता है और किस तरह लागू होता है। ये छोटे सवाल इसका पूछा जाता है, आप लोग इसे ज़रूर अच्छी तरह से याद कीजिएगा। थैंक यू।